एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम अपने पहले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको डिफरेंस बताया था बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। आई होप यू वाचिंग माय प्रीवियस वीडियो एंड टुमारो वी विल स्टार्ट अबाउट चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक चैन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमने आपको क्या बताया था कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका वन न्यूक्लियोटाइड्स चैन बनती है या वन न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड्स है, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स है। तो जब इसमें क्या है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस, फास्फोरिक एसिड और आपका पेंटोज शुगर कैसे होती है, आपस में मिलती है, उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। जैसे कि अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? नाइट्रो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरीके से अगर पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में बात किया जाए तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में भी क्या होते हैं? दो बॉन्ड ये बनाते हैं। फर्स्ट, फास्फोरस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? और अगर अगले नेक्स्ट जो टू फास्फोरिक बॉन्ड होते हैं जो कि हाईली एनर्जी वाले होते हैं, उनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और ये आपको बताने हैं कि उनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं। क्लियर? अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। ये जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलता है तो इस तरीके से आपका ये वन न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो इस तरीके से एक चैन बनती जाती है आपकी न्यूक्लियोटाइड्स की। अब वो चैन बनती कैसे है? हमें पता है कि थर्ड कार्बन पे अगर ये सपोज कीजिए अगर ये राइबोज शुगर है या अगर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, तो हमने यहाँ पे OH H दोनों लिया है। मीन्स यहाँ पे ये डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है और राइबोज शुगर भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे हमारा OH होता है। तो जब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड होगा तो उसके 5 कार्बन पे हमें पता है कि क्या होता है, कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर ये सपोज कीजिए कोई पेंटोज शुगर है तो यहाँ पे क्या होता है, ये 5th कार्बन पे किससे मिलती है? आपके फास्फोरिक एसिड से मिलती है। तो फास्फोरिक एसिड का आपका ये फॉर्मूला होता है। तो मीन्स इसमें कहीं ना कहीं आपका OH होता है। तो ये OH यहाँ पे आके क्या करता है, ये इसी का OH है, ये थर्ड कार्बन के OH से मिलता है और क्या होता है, यहाँ पे वाटर आपका रिमूव हो जाता है। क्या होता है? वाटर रिमूव्ड हो जाता है। और इनके बीच में ये फर्स्ट थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड, और यहाँ पे कौन सा कार्बन अटैच हो रहा है? 5th कार्बन। और 5th कार्बन ऑफ, और ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ऑफ सेकंड न्यूक्लियोटाइड। तो इनके बीच में जो हमारा बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमारा होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड में कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? तो थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स और 5th कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा बनता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस तरीके से देखिए, अगर ये हमारी एक पेंटोज शुगर है लाइक दिस, तो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या होगा? ये हमारा थर्ड कार्बन पे यहाँ पे ये OH होगा। अगर हम दूसरी पेंटोज शुगर बनाए तो यहाँ पे 5th कार्बन पे क्या होता है? CH2OH होता है, CH2OH होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको यही बताया है कि यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे भी क्या होती है, जो शुगर होती है ये किससे जुड़ी हुई है?
फास्फोरिक एसिड से जुड़ के जब भी तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाती है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में, ये हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना वो हमारा होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। इसी तरीके से दूसरी पेंटोज शुगर जुड़ेगी यहाँ पे नीचे। तो इस तरीके से क्या है, लाइक दिस आपका क्या होता है, क्या बनता चला जाता है, आपका न्यूक्लियोटाइड्स की आपकी या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चैन बनती चली जाती है। अब इसमें आप ये ध्यान रखना कि जितने हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें से अगर हम -1 कर देंगे, अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स में से -1 कर देंगे तो उतने ही हमारे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और अगर हमें फाइंड आउट्स करना हो कि इन 5 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कितने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, तो हम क्या कर देंगे, -1। तो इनके बीच में कितने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे, कितने बनेंगे, 4। मीन्स जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है इससे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चारगेफ रूल की। ये रूल पूछा जाता है, तो इसको सबसे पहले जो दिया था वो इरविन चारगाफ ने दिया था, और ये केवल डबल स्ट्रैंड डीएनए पर ही एप्लीकेबल होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे नहीं होता। एप्लीकेबल किस पे होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पे। अब इसमें इन्होंने 3 बातें बताई थी, तीनों बातें ही हमें पता होनी चाहिए। इसमें डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, या फिर आपको न्यूमेरिकल बेस भी पूछ सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जितना जो परसेंटेज है एडेनिन का, जो परसेंटेज है वो थायमिन के परसेंटेज के इक्वल होता है, और जितना भी ग्वानिन का परसेंटेज है वो साइटोसिन। मीन्स अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है कि आपका किसी डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो एडेनिन का अमाउंट है वो कितना है, 20% है, तो हमारा अगर थायमिन नहीं भी दिया हुआ तो हम निकाल लेंगे। क्यों, अप्लाई बाय द चारगेफ रूल, तो हमारा थायमिन भी कितना होगा, 20 ही होगा, 20% ही होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो प्यूरिन होते हैं वो इक्वल होते हैं पिरामिडिन्स के। प्यूरिन मैंने आपको बताए थे, प्यूरिन्स आपके क्या होते हैं, आपका AG, ये आपके प्यूरिन्स होते हैं, और बाकी आपका थायमिन हो गया और आपका साइटोसिन हो गया, और अगर हम RNA की बात करते हैं तो वहाँ पे यूरेसिल भी होता है। तो ये आपके क्या होते हैं, पिरामिडिन्स, और ये आपके होते हैं प्यूरिन्स। तो यहाँ पे सेकंड में क्या होता है कि जो प्यूरिन है वो और जो पिरामिडिन्स है वो इक्वल होते हैं, यानी कि A+G आप इनको इक्वल भी दिखा सकते हैं, और अगर हमने 1 लिया है तो इस तरीके से इसको लिखेंगे कि A+G और C+T = 1, या दोनों का अमाउंट क्या होगा आपका, अगर हम इसके नीचे 1 मान ले और क्रॉस करते हैं तो आपका क्या आएगा, यही आएगा कि A+G = C+T। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई। अब थर्ड पे हम जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें ये पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आपका AG टाइप डीएनए होता है या CG टाइप डीएनए होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वहाँ पे जो अमाउंट होता है वो CG मीन्स कहने का आपका साइटोसिन और ग्वानिन ज़्यादा होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या होता है, एडेनिन और थायमिन ज़्यादा होते हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि यूकैरियोटिक सेल में आपका एडेनिन और थायमिन का अमाउंट ज़्यादा होता है कंपेयर देन साइटोसिन और ग्वानिन। इसलिए यूकैरियोटिक सेल को हम क्या कहते हैं, AT टाइप डीएनए, AT टाइप डीएनए, और इसकी जो वैल्यू होती है वो मोर देन 1 होती है। तो अगर आपको यूकैरियोटिक पता है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो आपका प्रोकैरियोटिक में आएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका साइटोसिन और ग्वानिन का अमाउंट ज़्यादा होगा कंपेयर देन एडेनिन और थायमिन के, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होती है इनकी लेस देन 1। तो ये था चारगेफ रूल्स, और आपका पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि चैन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किस तरीके से बनती है। तो आई होप यू लाइक माय वीडियो, देन यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।